अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में पनामा केस की समाअत हुई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि केस को किसी सूरत इल्तवा का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत भी करेंगे। हर रोज 1 बजे से लेकर 9 बजे तक केस 9 से 1 बजे तक केस सुना जाएगा। वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट से खिताब में कतरी सरमायाकारी का कोई जिक्र नहीं था। अब नवाज शरीफ साहब के बच्चों मरियम हसन और हुसैन ने भी गलत बयानी की। रिकॉर्ड के मुताबिक दुबई के 25% शेयर 1980 में फरोख्त किए गए। दुबई फैक्ट्री के 75% शेयर्स जो है वो 1978 में फरोख्त कर दिए गए थे, जबकि अदालत का ये कहना था कि साबित करना होगा कि ऑफशोर कंपनीज 2006 से पहले वज़ीर आज़म के बच्चों की मुल्कियत थी। पाकलिन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़राए की मालूमात जो है उन्हें भी वाज़े करने का कहा गया। जस्टिस खोसा साहब का कहना था कि देखना होगा कि नवाज शरीफ साहब ने अवामी ओहदे का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब 1980 से 1997 तक बिजनेस और सरकारी ओहदा रखते थे। नवाज शरीफ साहब के वकील ये बताएं कि वो दोबारा वज़ीर आज़म कब मुंतखब हुए, मुल्क बदर कब हुए, पंजाब के वज़ीर आला कब बने और पंजाब के वज़ीर खजाना कब तक रहे। नून लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हमेशा की तरह एक दूसरे पर समाअत के बाद रायज़नी की। जरा ये सुन लीजिएगा कि दोनों जमातों का एक दूसरे की कोर्ट करदगी पर क्या कहना था। लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, टैक्स अवेजन की बिना के ऊपर वजीर आजम साहब को उनकी सीट से नाअहल करार दिया जाना चाहिए। आज का बयान इसका अदालत में दिखाएं कि जी हमारा काम तो सिर्फ इल्जाम लगाना है। ये यू टर्न खान है। पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की डेफेमेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। मेरे ख्याल में इस स्टेटमेंट के ऊपर आज इमरान खान साहब को जो इल्ज़ाम खान खुद एडमिट कर चुके हैं, सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जी, ये तो आपने सुना। मौजूदा सूरत हाल में चंद सवाल जहन में उभरते हैं, वो ये कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच कमीशन बनाएगा या खुद ही फैसला कर देगा। दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी आता है जहन में कि वाकई आइंदा 2 हफ्तों या कुछ दिनों में इस तारीखी केस का फैसला हो जाएगा, और फैसला जिसके खिलाफ आया क्या उसको ये काबिल कबूल होगा या नहीं, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब, नून लीग से हमारे साथ मौजूद है रमेश कुमार साहब, और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है शौकत बसरा साहब। फैसल करीम कुनी साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। एजाज चौधरी साहब, आपसे आगाज करते हैं नून लीग की तरफ से, क्योंकि आज पनामा केस की जो हेयरिंग हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत से सवाल जवाबात हो रहे हैं। जो हेयरिंग थी उसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट उठाया गया है वो ये कि जो बातें कल की है इमरान खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके प्रूफ के हवाले से आज अदालत में कुछ नहीं कहा गया। कॉन्फ्रेंस में जो सबूत दिए उनसे यू टर्न ले लिया गया। जी, पहली बात तो ये है मेरीन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने फोन पे ले लिया। मैं पूरे तकरीबन 50 मिनट से जो फासला 10 मिनट का था वो अभी तक तय नहीं कर सका। आपके ऑफिस पहुंचने के लिए इतना बुरा हाल है। एजाज चौधरी साहब, मुझे भी 3 घंटे लगे आज ऑफिस पहुंचने में। तो बहरहाल आपने कॉल पे ले लिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जो कल कागजात प्रेस के सामने रखे गए थे वो अदालत में जमा करा दिए हुए हैं। अब जब वहां तक बहस पहुंचेगी तो लाजमन उसका जिक्र किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हमने अपोजिशन में होते हुए वो काम कर दिया है जो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। अपोजिशन की जिम्मेदारी ये है कि वो लाकानूनियत को पॉइंट आउट करे, जहां पर पब्लिक मनी का नाजायज इस्तेमाल हो रहा हो या जाया हो रही हो, उसकी निशानदेही करे। चुनाचे मैं आपको एक फिक्रा याद कराता हूँ ख्वाजा आसिफ का, जो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि मियाँ साहब ये चंद दिनों की बात है, लोग इस तरह भूल जाएंगे जिस तरह नंदीपुर को, LNG को और फलाने नीलम जेलम को भूल गए हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक ही खिदमत सर अंजाम दी है कि इस केस को डाई डाउन होने नहीं दिया। ये अब तहरीक इंसाफ का केस नहीं है, ये पूरी कौम का केस है, और पूरी कौम, हकीकत ये है कि वो इंतजार कर रही है कि अदालत उज़्मा क्या फैसला करती है, और अदालत उज़्मा के सामने जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं वो उनके खिदमत में रख दी गई हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ये केस इनक्विजिटोरियल है, मतलब ये उसका कि बारे सबूत जो है वो रिस्पोंडेंट के ऊपर है, मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर है, उनके बच्चों के ऊपर है। हमने तो मैक्सिमम चीजें लाकर
उस इंकशाफ के जो पनामा पेपर्स के अंदर हुआ उसको लाके सामने रख दिया है। अब ये अदालत का काम है कि वो उस पर फैसला करे, या जो मनी ट्रेल अदालत पूछती है PMLN के लीडर से, वो सामने लेकर आए। हमारी तरफ से कोई ऐसा काम अब बाकी रह नहीं गया। अलबत्ता हम पूरी तरह जो दलाइल पिछले बेंच के सामने रखे गए थे उन तमाम दलाइल को सामने रखेंगे, और जो अजाफी मालूमात आई हैं वो भी सामने रखेंगे। एजाज चौधरी साहब, ये जो 40 सफ़हात पे मुश्तमिल ये जो बयान था, ये जो जमा कराया गया रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिसमें 2012 का इंटरव्यू का मतन भी वज़ीर आज़म साहब का शामिल है, वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल इमरान खान साहब ने की उसकी डिटेल्स, क्या फ़र्क पड़ सकता है इन दस्तावेजात से? जी, इस दस्तावेज से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये पता चलता है कि ये 2006 से पहले मरियम नवाज साहिबा इन सारी मलकियत इनकी थी और ये बेनिफिशियल ओनर है। 2008 में एक कानून बना था यूके में, जिसके मुताबिक ये पूछा जा सकता था जो ऑफशोर कंपनीज थी कि ये किसकी मलकियत है, ये पैसा कहाँ से आया है, किस तरह कमाया गया है, ये सारे 6 सवालात हैं उसके। और यही जो आज एजाज चौधरी साहब, आज इन कागजात की और पनामा के जो दस्तावेजात थे उनकी कानूनी हैसियत पे भी सवाल किया गया था जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से, तो इसकी जो कानूनी हैसियत है इस पे भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। ये जो आप लोगों ने दस्तावेजात जमा कराए उनकी, देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं तो कोई कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ये दस्तावेज जहाँ से ली गई है वो ICIJ के रिकॉर्ड से ली गई हैं, वहां से ही जहां से लीक हुई हैं। उसके एक मेंबर उस फोरम के, पाकिस्तान के बड़े नामवर काफी हैं, उनको तमाम आपके चैनल समेत तमाम चैनल्स ने ये सवाल किया कल जब ये इंकशाफ हुआ कि आपके ख्याल के अंदर ये वही कागजात हैं जो पनामा पेपर्स में हैं। उन्होंने तकरीबन इसकी तस्दीक की। फिर उनसे पूछा कि इसके नतीजे में क्या होगा, उन्होंने कहा ये तो यानी मियां नवाज शरीफ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि ये तो तहरीक इंसाफ ने वो काम कर दिया जिसकी बड़ी देर से जरूरत थी। एजाज चौधरी साहब, फिर आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और होती है जिसमें दानियाल अजीज साहब भी होते हैं, और उसमें वो उन्हीं कागजात को सामने रख के वो बताते हैं कि किस तरह ये किसी जर्नल में छपा था, और उसके बाद जहाँ जहाँ सिग्नेचर्स हुए हैं वो जगह जो है वो वाजे नहीं है और अब वाजे है, और एक अजीब सी कंफ्यूजन सी उन्होंने क्रिएट की। उसको थोड़ा क्लियर करेंगे, वो क्या कह रहे थे? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अगर ये जो 40 कागज हैं इनमें से एक कागज भी दानियाल अजीज के हाथ में था तो जी मैं कभी आपके शो पे दोबारा आने की जरूरत नहीं करूंगा। वो एक पुराना कोई कागज पकड़ के तो वो कह रहे थे कि ये पहले दिखाते रहे हैं, और दिखाता कौन रहा है, एक चैनल का नाम लिए बगैर उसके ऊपर बहुत ज्यादा फिक्रे कहे। फिर उन्होंने जो साथ कोई बैठा हुआ आदमी था जो कैमरे पे नजर नहीं आ रहा था, उसने कहा वो फलाना लिंक निकालो, वो लिंक न निकल सका, और फिर एक दोबारा एक कागज दिखा दिया। वो हमें बताना चाहते थे, हमने तो वो सारी ईमेल चेन मुझे ये बताइए कि इस जदीद दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली जो होती है वो तो ईमेल चेन भी होती है ना, और कौन सा तरीका इख्तियार किया जाता है? वो पूरी ईमेल चेन है कि जो हमने अदालत के सामने की है। चलिए ठीक है, हमारे साथ रमेश कुमार साहब भी मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। रमेश कुमार साहब, आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी, एजाज चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं, आज अदालत में जो हुआ, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, क्या कहते हैं आप, मुश्किल में आ गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? अभी जो सबूत लाए गए हैं, जो जमा कराए गए हैं, बहुत ही ठोस सबूत है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अगर कोई एतराज है तो आप ICIJ को मतलब लेकर आए कटहरे में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए अगर आपको शक है कि कागजात जो है ये सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। मेरीन, पहले तो मैं चाहूँगा कि एजाज चौधरी साहब ने जैसे 7-8 मिनट अपनी गुफ्तगू की है, इस तरीके से मुझे भी पेशेंस से सुने। ICIJ का जो जिक्र किया गया, मैं समझता हूँ ICIJ ने जो ऑफशोर कंपनीज़ का जिक्र किया है उसमें इमरान खान भी हैं, जहांगीर तरीन भी हैं, अगर हमारा नाम है तो उनका भी नाम है। जहाँ तक उस ऑफशोर कंपनीज़ का ताल्लुक है, उनकी क्लियरिफिकेशन पहली हेयरिंग, दूसरी हेयरिंग, तीसरी हेयरिंग तक वो आ चुकी हैं। अब जो आगे जो केस चल रहा है, जो बारीकियों में ये जा रहे हैं कि एक अगर मिल बेचते हैं, वो कहते हैं कि ये लॉसेस में थी तो उसके पैसे जो वो कैसे जो वो वहाँ से आए। मैं इनसे पूछता हूँ कि आज अगर कोई इदारा है, अगर कोई
کوئی بھی ایک اپنا کوئی انڈسٹری ہے, وہ انڈسٹری لاس میں جا رہی ہے, بھائی اس کا ایک ورتھ تو ہے نا, لاس میں بھی اگر جا رہی ہے وہ نقصان بھی اٹھا رہی ہے, مگر اس کی جو ویلیو ہوگی اس نقصان کے حساب سے بھی اس کی ویلیو ہوگی. ایک آدمی, عام آدمی بھی اس چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. ڈاکیومنٹس خود پیش کرتے ہیں, پھر کورٹ میں آ کے, آج جج صاحب نے کہا کہ کم سے کم آپ کو کورٹ کا احترام بھی کرنا چاہیے, وہ بھی آپ نے سنا. وہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا کام ہے الزام لگانا, الزام ثابت کرنا ہماری بات نہیں ہے. یو ٹرن اگر ہم نے الزام لگایا ہے, جو ہمارے یہ پروف دے رہے ہیں کہ بھائی پرائم منسٹر نے یہ اسپیچ کی ہے, پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی ہے, اگر عمران خان کے یو ٹرن کی اگر میں بتاؤں, عمران خان کے اگر پروف کی بات بتاؤں, یا ان کے لوگوں کی جو بتاؤں, رمیش کمار صاحب تو میڈیا کے اوپر جتنی ان کی پریس کانفرنس ہے, یو ٹرن سب کو ایک سائٹ پر رکھ کر ہم فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں, ہم بات کریں ICIJ کی رپورٹ پر, ہم بات کریں پیناما کے دستاویزات پر, ہم بات کریں وہ ثبوت جو اس وقت جمع کرائے گئے اس پر ذرا کامنٹ کیجئے گا. دیکھیں میرین, انہوں نے جو ثبوت جو جمع کرائے ہیں انہی ثبوتوں کو بار بار گول مول کر رہے ہیں, انہی ثبوتوں کو. کوئی نہیں یہ قطری شہزادے کے, ایک تو ان کا یہی ایجنڈا ہوتا ہے قطر کے شہزادے کا قتل, دوسرا ہوتا ہے دبئی کی مل, تیسرا ہوتی ہے ٹریل کی بات. یہ ساری باتیں پہلے کلیئر ہو چکی ہیں, مگر جب کورٹ میں کل اتنی بڑی پریس کانفرنس جو کی, کل اتنی پریس کانفرنس, آج ان چیزوں کا آج کورٹ کے اندر کیوں ذکر نہیں کیا؟ ابھی اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جب ٹائم آئے گا تب ہم ذکر کریں گے. بھئی آپ نے پھر کل پریس کانفرنس کیوں کی؟ آپ یہ ایک ساتھ میں آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عوام کو کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ بتانا ضروری ہے. بھئی عوام کو اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کورٹ کے اوپر وہ پریشر کیوں ڈال رہے ہیں کہ بھئی کورٹ اگر ہم تو کہہ رہے ہیں, آج شہباز شریف صاحب کا بیان آیا ہے کہ جو بھی کورٹ کرے گی ہمیں منو منو وہ قبول کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ کورٹ کے جب جمالی صاحب نے جب یہ ڈیسیشن نہیں دیا, انہوں نے آگے کیا, تو انہوں نے کہا کہ کورٹ نے ہمیں جو وہ مطمئن نہیں کیا, ہم کورٹ سے بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے من کا, آپ کے دل کا, آپ کی جیت کا فیصلہ ہو تو وہ صحیح ہے, اگر وہ چیز آپ کی جیت کا نہیں ہے تو وہ غلط ہے. آپ اگر پروف کی آرگومنٹس کی بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب نے, ہم کریکشن کرتے چلے رمیش کمار صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ جو فیصلہ دے گی ہم اسے قبول کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں کریں گے یا اسے نہیں مانیں گے, اسے تسلیم کریں گے. میرین, جب یہ داندلی کمیشن جب بنا تھا اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ قبول, اس وقت انہوں نے, عمران خان نے ایگریمنٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں معافی مانگوں گا کہ 126 دن میں نے ضائع کیے اور میں نے غلط الزام لگائے. مگر کیا وہ جو رپورٹ آئی اس میں داندلی ثابت جب نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے کیا قوم سے معافی مانگی؟ انہوں نے آ کے اسمبلی میں دوبارہ بیٹھے, وہی تنخواہیں لی. بات یہ ہے کہ دیکھیں دھاندلی ثابت نہیں ہوئی لیکن مس مینجمنٹ ہوئی, بد انتظامی ہوئی, یہ بھی کہا گیا. چلو ٹھیک ہے رمیش کمار صاحب, ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے کرتے. یقیناً جو کل باتیں کی گئی پریس کانفرنس میں, اس میں جو حقائق سامنے آئے, اور اس کے بعد آج جو کچھ ہوا عدالت میں, اور اس کے بعد جو ڈیلی بیسس پہ اب جو ہیئرنگ ہوگی اس سے کیا فائدے ہوں گے, جلد از جلد یہ کیس جو اپنے انجام کو پہنچے گا, یہ سب باتیں ہم کرتے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ میں آج ہونے والی ہیئرنگ پہ ہم بات کر رہے ہیں. پیناما کیس کے حوالے سے معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ اب ہیئرنگ ہوگی, صبح 9 سے دوپہر 1 بجے تک یہ ہیئرنگ ہوگی, اور لگتا ہے کہ معاملات کا جو بھی رزلٹ ہے وہ شاید جلدی سامنے آ جائے گا. اعجاز چودھری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب جتنا سیریس دکھائی دے رہا ہے یہ معاملہ اور جتنی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, واقعتاً جو اینڈ ریزلٹس ہے وہ جلدی آ جائیں گے, منطقی انجام تک پہنچ جائے گا یہ کیس جلد؟ میرین, میرا جتنا فہم ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب آج عدالت نے یہ کہا کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت اس کیس کی ہوگی, تو جو بینچ کی جو سنجیدگی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے, اور انہیں حالات کی جو سنگینی ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ 9 ماہ سے ملک کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے, اس لیے اس کا جلد از جلد فیصلہ ہونا چاہیے. اور
میں جو باتیں وقفے سے پہلے میرے بھائی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے کہی ہیں، آپ کے سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے فرمایا یہ کہ جی انہوں نے پریس کانفرنس کیوں کی، اور چلیے ہم نے اگر پریس کانفرنس کر کے عدالت کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ نے بھی پریس کانفرنس ہی کی، آپ نے کوئی سجدہ صاحب نہیں کر لیا، آپ نے بھی وہی کام سارا کیا. پھر ان کی ساری پریس کانفرنس کے اندر وہ پرانا جو راگ ہے نا جی، وہ جو جوڈیشل کمیشن الیکشن کے اوپر بنا تھا وہ، اور فلانا یو ٹرن اور فلانے الفاظ، اصل مسئلے کی طرف اس پوری پریس کانفرنس میں ایک لفظ بھی نہیں تھا. میں پھر بتاتا ہوں آپ کو کہ جس کاغذ کو لہرایا دانیال عزیز نے وہ ان 40 کاغذوں میں سے نہیں ہے، اور وہ میں نے تو آپ کو یہاں تک کہا ہے کہ اگر وہ کاغذ ہو تو میں دوبارہ آپ کے پروگرام میں کبھی نہیں آؤں گا اگر وہ کاغذ. دوسرا پھر انہوں نے کہا جی اس کو ٹریل نکالیں، اس کے لنک نکالیں. وہ جتنی دیر پریس کانفرنس کرتے رہے لنک سامنے نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ نے پہلے کر دی، اعجاز چودھری صاحب آپ نے یہ بات پہلے کر دی. بات یہ کہ آپ کو لگ رہا ہے، آپ نے کہا کہ ان کی اس کیس کے ساتھ جو ایک ڈٹرمنیشن ہے کہ یہ جلدی جو ہے انجام تک پہنچے وہ دکھائی دیتی ہے. رمیش کمار صاحب سوال آپ سے میں نے ایک اور بھی کیا تھا. میری اگر ایک دو باتیں آپ سن لیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ آسانی ہوگی رمیش کمار صاحب کو اس ریسپانس کرنے میں. میں آپ سے عرض کر دیکھیں اس وقت کیس کی پوزیشن کیا ہے. پہلا جو اس کا ڈیفینس تھا جو خود میاں نواز شریف صاحب نے تقریروں میں اور پارلیمنٹ کے خطاب میں از خود اس کیس کو اپنا کیس اور اپنی فیملی کا کیس کہا، اور کہنے کے بعد وہ بتایا کہ دبئی کے بعد ہم جدہ چلے گئے اور جدہ سے ساری جو دولت کمائی جا کے لندن میں اس سے فلیٹ حاصل کیے. پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر اصل میں ایک قطری تھا، دبئی والے پیسے پہلے قطر گئے اور قطر سے پھر ہم سعودی آئے اور سعودی عرب سے ہم وہاں پہ پہنچے. یہ ہے والد صاحب کا بیان. پھر آپ بیٹوں کا بیان دیکھ لیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا اعجاز چودھری صاحب کہ سب کے بیانات میں تضاد تھا. ٹھیک ہے، اس بات کا ہم جواب لیں گے رمیش کمار صاحب سے، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت فیصل کریم کنڈی صاحب بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب آپ دیکھتے ہیں اس کیس کو. جی رمیش کمار آپ کی طرف میں آ رہی ہوں، پلیز ذرا موقع دیجیے گا. فیصل کریم کنڈی صاحب اس وقت جیسا کہ ثبوت کل پی ٹی آئی لے کر آئی اور جو جمع کرائے انہوں نے رجسٹرار آفس میں، اور اس کے بعد جو آج کی ہیئرنگ ہوتی ہے، جس طرح کے سوالن جوابن ہوتے ہیں سپریم کورٹ پہ، اس کے بعد آپ کو اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مشکل میں آ گئی ہے. آئی سی آئی جے کے مطلب یہ ثبوت ہے اور وہ سامنے موجود ہے، اگر غلط ہے تو پھر کیوں مسلم لیگ نون جو ہے وہ آواز نہیں اٹھاتی؟ آئی سی آئی جے کو کیوں نہیں کورٹ میں لے کر آتی؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرین ڈیفینیٹلی جو ہے سپریم کورٹ میں جو پیٹیشن شروع ہے اور پی ٹی آئی نے جو پیٹیشن جمع کرائی، اور ہمیں امید ہے کہ اور ہماری خواہش ہے اور امید ہے کہ سپریم کورٹ ایک اچھا فیصلہ کرے گی اور ایک میرٹ پہ فیصلہ کرے گی. اور اس سے تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کا جو ہے پاناما پہ جو ہے جو ان کے لیڈران ہیں ان کا کوئی بھی رائے فرار نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس دلدل میں اتنے پھنس چکے ہیں، کبھی دبئی، کبھی جو ہے قطر، کبھی کیا کہ ابھی جو ہے ان کا کوئی راستہ نہیں ہے فرار کا. اب وہ یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے اپنے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہے. اور پاناما سے پہلے دن سے جس طرح ہمارا ایک سٹانس تھا، پارٹی کا سٹانس تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی نواز شریف اور اس کے خاندان جو ہے کس صورت میں بھی جو ہے اس سے جو ہے وہ نہیں بچ سکتے. تو وہ چیز سامنے آ رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے فیصلے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے تھے، اس طریقے سے فیصلے اگر ہوئے تو وزیر اعظم کی جو ہے وہ جو ہے. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک. فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کی بات پہنچی. رمیش کمار صاحب آپ جو جواب دیں اعجاز چودھری صاحب کو وہ بھی جواب دیجیے گا. اور میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ وہ سوال بدستور موجود ہے کہ آئی سی آئی جے موجود ہے، اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کیوں خاموش ہے؟ میاں صاحب کیوں خاموش ہے؟ ان کے خلاف کوئی اقدام کیوں نہیں لے لیتے؟ کیوں نہیں ان کے خلاف بات کرتے؟ پھر میرین پہلی چیز یہ کہ جو پریس کانفرنس کی بات کی ہم نے کبھی بھی اکبرائی نہیں کی ہے، ہم نے ہمیشہ کاؤنٹر ضرور کیا ہے. کل اگر جس طریقے سے انہوں نے بات کی، بار بار وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ 2005 سے یہ مالک ہے. آج کورٹ کے اندر اگر ان کے پاس ایسے ڈاکیومنٹس تھے جو یہ ہمیں بھی جو لہرا کے دکھا رہے تھے ٹی وی کے اوپر، آپ لوگوں سب کو دکھا رہے تھے، تو آج کورٹ کے اندر بات بار بار کی جاتی ہے دبئی کی. نہیں میں بات کروں نا، میں دبئی نہیں پہنچے ہیں. سامنے سی سادہ سی بات ہے
रमेश कुमार साहब साथ साथ जवाब ले लेते हैं ना, साथ साथ जवाब ले लेते हैं। जी एजाज चौधरी साहब, क्यों नहीं आज बात की गई उन सबूतों पर जिनको कि कल दिखाया गया और बताया गया? मैंने अर्ज किया कि केस का एक सीक्वेंस होता है। आप देखेंगे कि जब उस सीक्वेंस में वहां तक देखें अदालत में वो जमा हो चुके हैं कागजात। पहली बात तो ये है, जो वकील बात शुरू करता है तो अलग से शुरू करनी है, इसलिए कि बेंच नया है। एजाज चौधरी साहब, अदालत ने कहा तो 2005 आपको साबित करना पड़ेगा। तो इमरान खान कहता है हमारा काम है इल्जाम लगाना, हमारा काम ये नहीं है प्रूफ करना। ये तो इमरान खान वहां पे कह रहा है कि मैंने अब प्रूफ कर लिया, अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, अब कोई चीज बची नहीं है। फिर वहां पे क्यों कहता है कि मेरा इल्जाम लगाना काम है, मेरा काम ये नहीं है साबित करना। प्रूफ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, उन्होंने कागजात भी जमा कराए हैं। ठीक है, के हवाले अगर हो रहा हो तो उसको रोकना। ठीक है एजाज चौधरी साहब, रमेश कुमार साहब से मैं सवाल करना चाह रही हूँ, उनसे जरा बात कर ले, क्योंकि ठीक है रमेश कुमार साहब आपने बात की, जवाब दीजिएगा। चले, दुबई उन्होंने की, सबूत कतर जमा की तो और करा सऊदी की दिए, बात करते वो कह हैं। रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मामलात आगे बढ़ेंगे, आगे बात कीजिए। देखें मेरीन, मैं समझता हूं स्टेप बाय स्टेप की कहानी बिल्कुल आएगी, मगर इस वक्त एक केस जिस लेवल पे खड़ा है वहां पे 2-3 चीजों के ऊपर जो रुकी हुई हैं चीजें, जो ये प्रूफ करना चाहते हैं, जो हमने प्रूफ किया है कि मैडम की मालकियत कब से थी। इन्होंने जब 5 की बात की, कल लहरा के हुए पेपर दिखा रहे हैं कि अब कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आज का दिन ये प्रूफ वाला था, आज उनको वो डॉक्यूमेंट पेश करना था। बात की जाती है दुबई। मैं आपसे अर्ज करूं, मैरीन इनके पास जब जवाब नहीं, मैं एक मिनट दूसरी आपने बात रमेश की, कुमार साहब, मेरा सवाल वहीं पे मौजूद है। एजाज चौधरी साहब प्लीज जरा मौका दीजिएगा। रमेश कुमार साहब, सवाल मेरा मौजूद है, प्लीज पहले मेरे सवाल का जवाब सिर्फ इतना दे दे, क्यों नहीं ICIJ को अदालत में लेकर आती? मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं इसके हवाले से कोई कॉमेंट कर रही? मियां साहब क्यों नहीं ICIJ के हवाले से कोई कॉमेंट करते? मेरीन, बात यह है कि ICIJ ने जो ऑफशोर कंपनीज का जो जिक्र किया है वो ऑफशोर कंपनियां हैं। ऑफशोर कंपनियां हैं, कब बनी है क्या नहीं बनी है, अगर उन चीजों में कोई आदमी डिनाई जब करता है तब उन चीजों पे यहाँ पे बात ये आती है जो जिस चीज को ये लिंक करें कि उसका मनी ट्रेल कहाँ है, कब ली गई। हमने जब दुबई की, कतर की और सऊदी की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट लेके आ जाते हैं कि आपने पहले उस मुल्क की बात की, फिर हम इस 3 मुल्कों की बात करें कि इन 3 मुल्कों से हमारा एक तल्लुक रहा है PM साहब का और उनकी फैमिली का, क्योंकि जिस तरीके से उनको निकाला गया यहाँ से वो भी किसी से दूर नहीं है। आप तो अगर रमेश कुमार साहब मुझे जरा मौका दीजिएगा, रमेश कुमार साहब मुझे जरा मौका दीजिएगा, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जरा बात कर लेते हैं ना, तो बात जरा क्लियर हो जाएगी। पहले तो ये कि देखिए अदालत में आप कह रहे जी ट्रेल हम बात ये करते हैं कि अदालत जो है वो खुद कह रही है कि जी आपको साबित करना होगा कि ऑफशोर कंपनी जो है वो 2006 से पहले वजीर आजम साहब के बच्चों की मलकियत थी। अब जो कल बात हुई, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब में, उसमें उन्होंने कहा कि 2004 और 2011 में मरियम साहिबा जो है वो इसकी मालिक थी अकॉर्डिंग टू बैंक्स। ठीक है, नो योर क्लाइंट के मुताबिक मरियम साहिबा जो है उन्होंने ट्रस्टी का फॉर्म नहीं भरा था और सोर्स ऑफ वेल्थ उन्होंने फैमिली वेल्थ बताई थी, इसलिए मनी ट्रेल जो है उसका यहां से पता लगता है सोर्स ऑफ वेल्थ फैमिली वेल्थ है। अब ये वेल्थ किस तरह से ट्रांसफर हुई, अदालत भी आपकी सवाल करती है कि 1980 से 1997 तक वजीर आजम साहब बिजनेस और सरकारी ओहदा रखते थे। सवाल किया गया, उनके वकील से यह भी पूछा गया कि दोबारा वजीर आजम साहब कब मुंतखब हुए, यह भी पूछा गया कि मुल्क बदर कब हुए, पंजाब के वजीर आला वो कब बने, पंजाब के वजीर खजाना कब रहे। ये तमाम सवालात मियां साहब से किए गए इस मनी ट्रेल के हवाले से। ये जवाबात तो मुस्लिम लीग नून ने देने ना, ये जवाबात जो है आपके वकील से किए गए। बिल्कुल, आप 1980 की और 1997 तक का बीच का जो गैप है और जो उन्होंने टेन्यूअर पूछे हैं, बिल्कुल टेन्यूअर हम बताएंगे। उस टेन्यूअर के अंदर अगर कोई ऐसी चार्जेस हमारे ऊपर लगी है, अगर कोई ऐसी चीज, मैं समझता हूं कि यहाँ पे मीडिया उस वक्त भी आजाद था, आज भी आजाद है, अगर इनके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि मियां साहब ने एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर होल्ड, एज ए पब्लिक ऑफिस होल्ड, अगर उन्होंने कोई चीज की है तो भी हम रेस्पॉन्सिबल हैं उस चीज में। जब वो चीजें नहीं है, फॉरेन कंट्री में उनका क्या बच्चों का कारोबार रहा, बच्चे जिस उम्र में वहां पे गए हैं उस वक्त उनका जो कारोबार रहा, जो कतर के साथ उनका कारोबार रहा, जो दुबई में उसका कारोबार रहा, उसकी ट्रेल कैसे रही, बात है सिर्फ वो की। अब ये बात जो करते हैं 2004 की, ये तो इन्होंने बात की है ना 2004 की। हमने अगर 2006 की बात की है
کہ भाई 2006 में नहीं जी, दुबई में जो इन्होंने कारोबार बात नहीं की 2004 की। रमेश कुमार साहब, ये मैं करेक्ट करती चलूं, 2004 की बात इन्होंने नहीं की। उन बैंक्स की बात कर रहे हैं हम नो योर क्लाइंट की बात कर रहे हैं, हम केवाईसी की बात कर रहे हैं, जिसके मुताबिक ये 2004 और 2011 में मरियम साहिबा मालिक थी। सोर्स ऑफ वेल्थ के बारे में उन्होंने बताया कि ये फैमिली वेल्थ है, खानदान की वेल्थ है, ठीक है। ये सारे वो फॉर्म्स है, ये वो सारी बातें हैं जो हम उन कागजात, उन बैंक्स के कागजात के मुताबिक कह रहे हैं। ये तरीके इंसाफ नहीं कह रही, इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। ICIJ के बारे में हम कह रहे हैं, ठीक है, वो गलत कहते हैं तो उनको क्यों नहीं कटहरे में लाती मुस्लिम लीग नून? मियां साहब क्यों नहीं लेकर आते? मेरीन, जो इन्होंने 2004 और 2011 के जो कागजात की बात ये आपकी की है, अपनी ऑफशोर वो हमें कंपनीज कागजात की मिलेंगे, ईमेल हम देख के एक्सचेंजेस हैं, उनका भी जवाब के। देंगे। देखिए, वो देख के उनका भी जवाब देंगे, क्योंकि जब आदमी की नीयत साफ होती है, जब आदमी का दामन साफ होता है, तो इन चीजों से घबराने की बात नहीं होती है। पुरानी चीजें, आदमी तो कल की चीज भूल जाता है, मगर इन चीजों का भी हम एक ऑफिस होल्ड की है हमने उस टाइम पे, तो हम हर चीज का जवाब देंगे कोर्ट के अंदर। और इसी वजह से मियां साहब ने असेंबली के फ्लोर पे भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट में ये जो 9 महीने की जो बात की जाती है, तो 7 महीने इन्होंने टाइम जाया किया है, हमने टाइम नहीं जाया किया है। हम सुप्रीम कोर्ट के एक कल आज जो हमसे जो क्वेरीज की गई हैं, हम कल उसका भी जवाब देंगे। जब एक एक चीज का सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया जाता है, तो फिर आप आके जब मीडिया के अंदर बात करते हैं कि पहली तो मैं तो कहता हूं कि जब सब जुडिशियल अगर कोई मैटर हो तो किसी को भी इन चीजों के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहिए। मगर आज भी फवाद चौधरी ने बाहर आके कहा कि हम पब्लिक को क्यों नहीं बताएं। जब पब्लिक को वो बताना चाहते हैं, हम कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई ये जो भी आपका सवाल है, आपका जवाब ये है, फिर हम पब्लिक के सामने भी जो क्वेरीज इनकी आएगी, हम उसका भी जवाब देंगे। आप इन कागजात के ऑथेंटिसिटी के हवाले से ये तो कहते हैं कि ठीक है, ये कागजात जो है ये ICIJ के वेबसाइट पे भी मौजूद है, ये वो वेबसाइट है या ये वो तहकीकाती इदारा है जिसको नैब और FBI भी जो है रुजू करते हैं मामलात अपने देखने के लिए, इसको कंसल्ट करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम तहकीकात करना हमारा काम नहीं है, ये नैब और FBI का काम है, ये भी इमरान खान साहब कहते हैं। तो अगर बात उस तरफ चली जाती है और उन्हें प्रूफ की तरफ चली जाती है, तो किस पर है ये बारे सबूत, किस पर है ये? देखिए, मैं आपसे फिर अर्ज करता हूँ कि ये आज कहा गया कोर्ट के अंदर कि ये केस इन्क्विजिटोरियल है, मतलब बारे सबूत रिस्पोंडेंट के ऊपर है। रिस्पोंडेंट कौन है? मियां नवाज शरीफ और उसकी फैमिली। इन्होंने सबूत ला के देने हैं। देखें, मैं कहता हूं कि ये गाड़ी मेरी है तो मैं ही बताऊंगा ना मैंने कितने पैसे में खरीदी, कहां से खरीदी, वो पैसे मुझे कहां से आए, ये कोई दूसरा तो नहीं बताएगा। इसलिए ये सारी मनी ट्रेल इन्होंने बतानी है। चलिए ठीक है, एजाज चौधरी साहब, आप भी ये कहते हैं कि अभी आहिस्ता से आगे बढ़ेगा, क्योंकि नया बेंच है, मामलात आगे बढ़ेंगे और वो तमाम सबूत जो शायद कल इमरान खान साहब ने दिए थे, वो सबूत जो है आने वाले दिनों में सामने आएंगे, तो फिर शायद सिचुएशन थोड़ी क्लियर होगी। रमेश कुमार साहब आपका बहुत, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल करीम कुन्नी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी हाँ, यकीनन आने वाले दिनों में चूंकि केस जो है अब तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, मामलात जो हैं और जो सबूत जिनके बारे में कहा गया है, बारे सबूत किस पर है, कौन देगा और उसे जो हमारी आला अदालत है वो किस तरह से इंटरप्रेट करेगी, ये चंद दिनों में बात इंशाल्लाह सामने आ जाएगी। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, कराची वाले आ गए, अब लंदन वाले आएंगे। MKM लंदन ने कराची में सियासी ताकत दिखाने का फैसला कर लिया है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। MKM पाकिस्तान के बाद अब MKM लंदन, जी हाँ, MKM लंदन ने कराची में सियासी ताकत दिखाने का फैसला कर लिया है। 21 जनवरी को आयशा मंजिल कराची से रैली निकालने का ऐलान कर दिया गया है। MKM पाकिस्तान की जानिब से पार शो के बाद लंदन वालों को भी अपनी ताकत दिखाने का ख्याल आ गया। 21 जनवरी को आयशा मंजिल से रैली निकाली जाएगी जो कि मज़ार कायद पर इख्तिताम पजीर होगी। वासी जलील कहते हैं कि बानी MKM टेलीफोनिक खिताब भी करेंगे। नदीम मुसद साहब का कहना है कि अवाम के जज्बात मजरूह हुए, बानी MKM
माफी चाहते हैं। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ पीएसपी से मौजूद है रहनुमा आसिफ हसनैन साहब, और हमारे साथ अब से कुछ देर के बाद एमक्यूएम लंदन से मुस्तफ़ा अजीज आबादी साहब भी ज्वाइन करेंगे। आसिफ हसनैन साहब, बताइएगा कि अल्ताफ हुसैन साहब को इजाजत मिल जाएगी खिताब करने की? एमक्यूएम लंदन को इजाजत मिलेगी इस रैली निकालने की? इससे पहले जो पिछले दिनों जो कुछ होता रहा, जैसा तीन तलवार पे, जिस दुआए तकरीब में ये शरीक होना चाह रहे थे, तो उन चीजों को सामने रखते हुए क्या ये सब कुछ हो सकेगा इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़े अजीब बात यह है कि पाकिस्तान की अगर आप डायनेमिक्स को देखें, उन फैसलों को देखें जो अब तक होते रहे, तो हमें बड़ा अजीब महसूस होता है कि एक तरफ अगर किसी को सियासी तौर पर अगर आपने मुल्क दुश्मन या गद्दार करार देना है और उस पर आर्टिकल 6 लगाना है, तो आप उसको तो बआसानी लगा देते हैं। जिस तरह जावेद हाशमी की मिसाल हमारे सामने है, और उसको आप जब तक चाहें 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल आप जेल में उसको रखते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स खुलेआम मुल्क दुश्मनी के नारे लगाए और आप कहते हैं जी माफ़ी मांग ले, फिर दूसरे दिन वो फिर ख़िताब करे साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, तीसरे दिन, और कंटिन्यू एक ही बात कर रहा हो, तो इट मीन्स के वो सारी चीज़ें दानिस्ता थी और वो माफ़ी नहीं थी, माफ़ी के काबिल नहीं था। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि हमारी जो हुकूमतें, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद, उनकी जो खामोशी है वो इस बात को वाज़े बता रही होती है कि हमारा तो कोई कैरेक्टर नहीं है। हमारा कैरेक्टर ये है कि हम खुलेआम मुल्क दुश्मनी करने वालों को मिल जाएगी इसकी सूरत हाल तमाम को सामने रखते हुए? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि आप अगर उस 22 अगस्त की तकरीर पर, उस बयानात पर अगर आपका कोई एक्शन नज़र आ रहा होता प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो शायद कौम को ये उम्मीद होती कि पाकिस्तान में मुल्क दुश्मनी करने वाले या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाने वाले या बात करने वालों के साथ क्या होता है, क्या उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इजाज़त होती है। लेकिन जिस तरीके से आपने गुज़िश्ता दिनों देखा कि एक यौम शोहदा के नाम पे सिंबॉलिक था कि जी वहाँ पर मेरा शिकवा जो है उन मीडिया के लोगों से भी है कि अगर इस 2-2.5 करोड़ की आबादी में 500-700 अफराद जमा करके 3-3 घंटे जो है उसको लाइव दिखाया गया, और दूसरी तरफ जो हमारे इदारे हैं, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, देखें अब क्या रह जाता है? क्या आप इस बात का खुदा न खास्ता इंतज़ार कर रहे हैं वो सारे एविडेंस आने के बाद जो रॉ के हवाले से, रॉ से पैसे लेने के हवाले से उनके, तो लेट्स सपोज आपकी बात ठीक है, आपने कहा कि जो गुज़िश्ता दिनों जिस तरह से उसको दिखाया गया जो भी है, ये बताइएगा कि अगर ऐसा होता है, इनको इजाज़त मिल जाती है, तो क्या ये इससे नहीं साबित होगा कि वो अभी भी मजबूत हैं और वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, वो कहते हैं, वही आपकी बात, माफ़ी मांगते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर वैसे के वैसे ही वही ताकत, वही इस्तेमाल उस ताकत का। और दूसरी बात ये, अच्छा दूसरी बात ये, ठीक है, मुझे बताया जा रहा है मुस्तफ़ा आबादी साहब हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। जी मुस्तफ़ा अजीज आबादी साहब, आप लोग आयशा मंजिल कराची से 21 जनवरी को रैली निकालना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि ये रैली जो है निकालने दी जाएगी, और अल्ताफ हुसैन साहब जो गुफ्तगू करना चाहते हैं, टेलीफोनिक खिताब करना चाहते हैं, वो करने दिया जाएगा, उसे नशर भी किया जाएगा पहले की तरह? देखिए मेरे साहबा, जैसे कि कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से ऐलान किया गया, और उसमें वाज़ेह था कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली है, और पाकिस्तान पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के इत्तेहादी यकजहती के लिए ही इस रैली का इनेकाद करने का फैसला है, और जो आयशा मंजिल से मज़ार कायद-ए-आज़म तक निकाली जानी है। लेकिन कल जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद में, कि इसकी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई नेशनल प्रेस क्लब में, लेकिन वो इजाज़त वहाँ की मनसूख करा दी गई, और जब एक होटल में उसका इंतज़ाम किया गया तो इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने वहाँ भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। ये बड़ी अफसोस की बात है
کہ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے سربراہان اعلانیہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا جلسہ ہوتا ہے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ وزیر داخلہ کی ہدایت پر ان کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرتی ہے کہ کسی بھی طرح کا کچھ بھی معاملہ کرنے نہیں دیا جا رہا، تو پھر ایک اتنی بڑی ریلی آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم لندن نکال پائے گی، اور کس حیثیت میں نکال پائے گی، جبکہ فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے، پاکستان میں ہی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان ہی سب کچھ ہے؟ خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے، نقطہ یہ ہے میرین صاحبہ کہ ہم پاکستان کے حق میں ایک پرامن سیاسی سرگرمی کرنا چاہتے ہیں، ایک ریلی نکالنا چاہتے ہیں، تو اس میں اعتراض چلے ٹھیک ہے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ آصف حسنین صاحب بھی تھے پی ایس پی سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایم کیو ایم لندن جو ہے اب وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہ رہی ہے، مظاہرہ کرنا چاہ رہی ہے، دیکھتے آنے والے دنوں میں کہ یہ ریلی کامیاب ہو بھی پائے گی، نکل بھی پائے گی کہ نہیں۔ مجھے میرین سپتین کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں میری یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔